हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों से बताया था पिछली वीडियो में कि हम कल से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जैसा कि हम कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था अनाउंसमेंट वीडियो में कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका काफ़ी वाइड चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम सॉलिड्स को कवर करेंगे, या इसे आप लोग इलास्टिसिटी बोल सकते हो, इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यस्तता। तो इसमें हम गुण रूप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फुल कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे आइदर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे, और ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी के कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आगे के लॉज को समझने में मदद करेगा और क्वेश्चंस को भी समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं हम सॉलिड्स की, और हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स में जब हम बात करेंगे तो वहाँ बात होगी फ्लूइड्स की। और फ्लूइड आपकी होती है गैस और लिक्विड। फ्लूइड यानी कि जो फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर है सॉलिड, और इसमें हम इसकी बात करेंगे इलास्टिसिटी की। तो यहाँ पर आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए, इसके ऊपर एक बल लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रही है, जिसने इसकी फॉर्म को डिफॉर्म कर दिया है, यानी कि चेंज कर दिया है, बदल दिया है, इसके संरूपण को बदल दिया है। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसा कि आप लोगों से बोला गया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स वह बल होता है जब किसी बॉडी पर या किसी निकाय पर जब ये लगाया जाता है तो उसके संरूपण यानी कॉन्फ़िगरेशन को बदल देता है, परिवर्तित करता है, उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपण बल बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके सामने इलास्टिसिटी का, जिसमें हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर दिखाया, जिससे इसकी फॉर्म चेंज हुई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यस्तता, जिसके ऊपर आपका पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और ये आपको सभी के समझ में आना चाहिए। इलास्टिसिटी क्या एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक फोर्स है यानी बल है, तो यह क्या एक गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की। इसमें क्या होता है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी, तो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो उसकी शेप यानी कि कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके संरूपण में बदलाव हुए, और जब हम उस फोर्स को हटा लेंगे यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे, तो जो बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में यानी अपने वास्तविक संरूपण में आ जाएगी, उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी बोलेंगे या बॉडी की इलास्टिसिटी बोलेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। निकाय का वह गुणधर्म जो वास्तविक संरूपण को प्राप्त कर सकता है, जब विरूपण बल को हटा लिया जाता है तो उस गुणधर्म को हम प्रत्यस्तता कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। थर्ड टर्म है हमारा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि अब दो टाइप की आपकी बॉडी होती है, एक परफेक्टली इलास्टिक और एक आपकी परफेक्टली प्लास्टिक, यानी कि पूर्णतः प्रत्यस्तता निकाय और पूर्णतः प्लास्टिक निकाय। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी से आपको समझ में आ रहा है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे यानी विरूपण बल को हटाएंगे, तो बॉडी अपने वास्तविक संरूपण में आ जाएगी पूरी तरीके से, तो उस बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स कब तक लगाई जानी चाहिए कि वह बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर ले। तो उसकी एक लिमिट होती है, जिस लिमिट तक अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई है तो वह ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ सकती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दी यानी विरूपण बल लगा दिया, तो वह बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि संरूपण में यानी कि वास्तविक संरूपण में कभी भी वापस नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आपका चौथा टर्म है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, यानी कि वह बॉडी जो कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं प्राप्त कर सके डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल के बाद, यानी कि विरूपण बल हटने के बाद कोई बॉडी या निकाय अपना वास्तविक संरूपण नहीं प्राप्त कर सकती, चाहे उस पर छोटी सी फोर्स क्यों ना लगाई गई हो, उसे हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे या पूर्णतः प्लास्टिक निकाय बोलेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका मोम हुआ यानी वैक्स और पुट्टी हुई, ये आपके परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल हैं।
इन पर डिफॉर्मिंग फोर्स जब अप्लाई की जाती है तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं वापस आ पाती हैं, तो इन्हें हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोल सकते हैं। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि क्वार्ट्ज फाइबर, फॉस्फोर, ब्रॉन्ज और आपका रबर बैंड, ये आपके परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल हैं। लेकिन वह परफेक्टली इलास्टिक जब तक रहेगा जब तक उसकी लिमिट तक अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाए, उससे ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाएगी तो वह अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आ पाएगा। आई होप आप सभी को ये चारों टर्म्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो लंबा जरूर रहेगा लेकिन आपको सारे पॉइंट्स जरूर क्लियर होंगे। आई होप आप सभी को ये चारों टर्म्स समझ में आए होंगे। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी के कोर को, यानी कि यहाँ से ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। ये थे बेसिक टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस की, यानी कि प्रतिबल की। स्ट्रेस बेसिकली है क्या? आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, आप लोग हमेशा बोल दोगे फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये गलत है। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होती है। तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस आप लोगों की एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है, यानी कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया, उसको हम स्ट्रेस या प्रतिबल बोलते हैं। आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इट इज अ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल होता है जो कि पर यूनिट एरिया पर एक्ट करता है डिफॉर्म्ड बॉडी के, तो उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वह है यूनिट। ऐसा यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और CGS यूनिट होगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा ml-1 t-2। क्लियर है? तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। SI यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट क्या होती है, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। आप लोग अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए। PDF तो आपको लर्नवे ऑफिशियल ऐप पर मिल ही जाएगी, लेकिन आप अपने नोट्स बनाओगे तो आपको वह चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। तो ये तो थी बात स्ट्रेस की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के कितने प्रकार हैं, यानी कि प्रतिबल के कितने प्रकार हैं। तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपकी जनरली 2 टाइप की होती है। नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेस एंड नंबर 2 टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगी तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो फोर्स डेवलप होगी, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगी, उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसे डेफिनेशन से भी देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है When a deforming force act normally over an area of a body, then the internal restoring force set up per unit area of a body is called normal stress। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हम आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर नॉर्मली एक्ट करती है तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी बॉडी में पर यूनिट एरिया पर, तो वह आपकी नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस के भी टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस में आपकी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस, नंबर 2 कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा? अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो और उस बॉडी का एक्सटेंशन या लंबाई उस फोर्स की डायरेक्शन में बढ़ जाती है, यानी कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में अगर इसको खींच रहे हो तो इसकी लंबाई का बढ़ना इसी डायरेक्शन में, तो इस समय जो स्ट्रेस डेवलप होगी जो कि परपेंडिकुलर तो है ही, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी। तो उस समय स्ट्रेस का नाम होगा टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे हम बोलेंगे तनन प्रतिबल। If there is an increase in the length or extension of a body in the direction of force applied, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड की जा रही है उस डायरेक्शन में अगर बॉडी का यानी निकाय का लंबाई या उसका एक्सटेंशन हो जाता है तो उस समय जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है? और दूसरे टाइप का स्ट्रेस होता है आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसे हम बोलेंगे संपीड़न प्रतिबल, यानी कि किसी बॉडी पर दोनों तरफ से फोर्स लगे। और इसी तरीके से आप लोगों की टेंसाइल फोर्स थी, यानी कि अगर इस तरह इधर से खींचा जाए और इधर से खींचा जाए तब बॉडी का साइज एक्सटेंड होगा, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और इसी तरीके से आपकी संपीड़न प्रतिबल है, इसमें
दोनों साइड से अगर इसको दबा दिया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो इसकी लंबाई या एक्सटेंशन में डिक्रीमेंट होगा। तो उस समय जो स्ट्रेस सेटअप होगी उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। और ये दोनों बॉडी के परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रही हैं, तो इसलिए ये किसके पार्ट हैं? नॉर्मल स्ट्रेस के। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ, तो इसे आप लोग हिंदी में भी देखिए, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप लोग इसकी PDF को पढ़ सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? यानी कि जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करे। टेंजेंशियल से आप लोग टेंजेंट को पकड़ के चलिए, जैसे कि ये सर्कल है और इस पे आप लोग जब टेंजेंट डालते हो, ये तो पैरेलल लाइन होगी, ये टेंजेंट डाला, तो इसी तरीके से जो फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करेगी, विरूपण बल टेंजेंशियली लगेगा किसी बॉडी पर, तो उस समय जो फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी बॉडी में, उसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे। सारे के सारे पर यूनिट एरिया पर ही लगेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का ही दूसरा नाम होता है शियर स्ट्रेस, जिसे हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी बोलते हैं। तो मान के चलिए ये आपका एक क्यूबॉइड है और इस पर ये टेंजेंशियली फोर्स लग रही है, ये टेंजेंशियली फोर्स लग रही है, यानी कि ऊपर से बिल्कुल टच करते हुए जा रही है। तो इसकी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होगा, और उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी पर यूनिट एरिया पर, वह कहलाएगी आपकी टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस के बाद आता है आप लोगों का स्ट्रेन, जिसे हम लोग बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन आप लोगों का सिंपल सा होता है। स्ट्रेन को आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि बॉडी में जो बदलाव हुए अपॉन में जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, उसका जो रेशियो होता है वह स्ट्रेन कहलाता है। तो यहीं पर ये लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्लियर है? तो स्ट्रेन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है। तो नोट में वही लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटी, सो देयर इज नो डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ स्ट्रेन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नंबर 2 होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड नंबर 3 होगा आपका शियरिंग स्ट्रेन। तो एक एक करके जानते हैं इन तीनों स्ट्रेन को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? जब डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर लगती है और उस फोर्स की वजह से बॉडी में सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो, तो उस स्ट्रेन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन। तो एग्जांपल से समझते हैं, ये आपका एक कोई बॉडी है जिस पर टेंसाइल फोर्स लग रही है, और उस टेंसाइल की वजह से इसकी लंबाई में ही सिर्फ चेंज हो, यानी कि इसकी चौड़ाई एज इट इज़ रहेगी, ये इस तरीके से, तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई में चेंज होता है, उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन। क्लियर है? इसकी यूनिट फिर से नो यूनिट, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो जाए, यानी कि किसी बॉडी के सिर्फ वॉल्यूम में परिवर्तन हो, तो उस स्ट्रेन को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन आप लोगों का जनरली चेंज अपॉन ओरिजिनल का रेशियो है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम आ जाएगा, और लॉन्गिट्यूडनल है तो लेंथ आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन इज शियरिंग स्ट्रेन, जिसे समझने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाती है और उससे जो बॉडी में चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी संरूपण में बदलाव होते हैं, बिना उसके वॉल्यूम के, यानी बिना उसके आयतन के बदलाव के, तो उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। और यहाँ पर जो आपको रेशियो दे रखा है, थीटा इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ आएगा, यहाँ पर लेंथ कर लीजिए, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा? एट अ फिक्स्ड सरफेस। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा? एट चेंज इन लेंथ ऑफ डिस्प्लेस्ड सरफेस अपॉन फिक्स्ड सरफेस। यानी कि अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा डेल्टा एल और एल को लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे यही तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में सिर्फ हम लेंथ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सरफेस की बात हो रही है। यानी कि आप लोग इस डायग्राम से क्लियर कीजिए, ये आपकी टेंजेंशियल फोर्स लगाई गई, और इसकी वजह से जो ये ऊपर की सरफेस है, ये थोड़ी सी
डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से, क्योंकि नीचे का तो फिक्स्ड है, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ बॉडी में, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जो अपर सरफेस में उसे रखेंगे हम ऊपर, और जो फिक्स सरफेस है उसकी लेंथ को हम रखेंगे नीचे। तो ये आपका जनरल रेशियो है, तो ये आपका जनरल रेशियो होगा डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। क्लियर हो रहा होगा? यानी कि जो डिस्टेंस ये है, जो ये एल है वो कुछ और है, और इस समय जो एल है वो कुछ और है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वह क्या कहलाएगा आप लोगों का? शियरिंग स्ट्रेन, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग इसे एक बार वापस से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का इलास्टिक लिमिट। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, किसी बॉडी पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी लिमिट से ज़्यादा लगा दी जाएगी तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि संरूपण को प्राप्त नहीं कर पाएगी, वास्तविक संरूपण को नहीं प्राप्त कर पाएगी। तो उसी की यहाँ पर ये बात हो रही है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट एक अपर लिमिट है डिफॉर्मिंग फोर्स की, जहाँ तक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाए तो बॉडी रिगेन कर लेगी ओरिजिनल पोजीशन को कम्प्लीटली। अगर उससे भी ज़्यादा लगाई जाएगी तो वह बॉडी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को लूज कर देगी और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा? तो इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नोट देने की ज़रूरत है, इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी में क्या अंतर है। इलास्टिक लिमिट एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, यानी कि एक गुणधर्म है निकाय का, जबकि इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यह प्रॉपर्टी है बॉडी की, लेकिन इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगी मटेरियल टू मटेरियल। और इलास्टिक लिमिट आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगी, यानी कि आपकी भी एक लिमिट है, आप कितने हद तक पढ़ सकते हो, और किसी और की कुछ और लिमिट है कि वो इतनी देर तक पढ़ सकता है या बैठ सकता है या उसी टास्क को कर सकता है। लेकिन इलास्टिसिटी आपकी प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की, यानी कि आपको क्या मटेरियल मिल रहा है उसकी क्या लिमिट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इलास्टिक लिमिट बॉडी की प्रॉपर्टी है, जबकि इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पर ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का हुक्स लॉ। इतने सारे टर्म्स को कवर करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ को। अब आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सारे टर्म्स पता है, स्ट्रेन पता है, स्ट्रेस पता है, इलास्टिक लिमिट पता है, तो हुक्स लॉ आपका इजीली हो जाएगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? इफ़ अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि अगर किसी मटेरियल को या किसी निकाय को लोड किया जाए, यानी उस पर बल लगाया जाए उसकी इलास्टिक लिमिट तक, तो जो स्ट्रेस होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो प्रतिबल होगा वह विकृति के समानुपातिक होगा, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा E, इसे हम बोलेंगे E इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यस्तता का मॉडुलस है, मापांक है। क्लियर है? तो स्ट्रेस इक्वल्स टू E ओवर स्ट्रेन, तो E हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्लियर है? तो जल्दी से इसकी यूनिट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेस की यूनिट के बराबर ही E की यूनिट होगी, क्योंकि स्ट्रेन आपका डायमेंशन लेस होता है और क्वांटिटी लेस होता है। क्लियर है? तो E की जो डायमेंशन होगी वही आपकी स्ट्रेस की होगी, और जो यूनिट E की होगी वही यूनिट आपकी स्ट्रेस की होगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको पता चल चुका है E इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जो कि एक कांस्टेंट है। E आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो अगर हम बात करें, E आपका इंडिपेंडेंट है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के, यानी कि ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर आप लोग कहें स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या E बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेन घटेगा तो क्या E बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि स्ट्रेस आपका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यह डिपेंड कर रहा है किस पर? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी, यानी कि उस निकाय का मटेरियल क्या है उसके ऊपर यह डिपेंड कर रहा है। तो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस
या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट, तो आपको रखना है रिमेन कांस्टेंट अगर सेम बॉडी है, सेम मटेरियल है तो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने ये विरूपण होगा और यहाँ पर ये पर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो सबसे पहले आएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं, जो कि आपका रेशियो तो सेम रहेगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, बस यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, कभी नॉर्मल, कभी लॉन्गिट्यूडनल, कभी शियर होगा, कभी वॉल्यूमेट्रिक होगा। क्लियर है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका रेशियो होगा नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आप लोग इसको भूल जाते हो तो हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रॉन्ग हो जाता है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट लगे रहना बहुत जरूरी है। तो y इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराए थे। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। क्लियर है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि आपका बराबर होगा पास्कल के, और CGS यूनिट होगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यूनिट रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसे हम पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं, और CGS यूनिट रहेगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। बात करें अगर स्ट्रेन की तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्लियर है। ML1 ML-1 T-2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यह आपका नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है। वह यहाँ पर भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो ये देखिए नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसे हम K से डिनोट करते हैं। यूनिट सेम, डायमेंशन भी सेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अप्रत्यास्थता का मापांक, जिसे हम G से डिनोट करते हैं, और यह आपका रेशियो होगा शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस हमने आप लोगों को बताया जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस था, और शियर स्ट्रेन भी हमने आपको बताया जो कि थीटा से हम लोग डिनोट कर रहे थे, जिसमें आपकी एक सरफेस फिक्स थी। क्लियर है। तो इसके रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, G से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए G इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं तीनों को। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम Y से डिनोट करते हैं, जो कि रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन का तो रेशियो रहेगा ही, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नंबर 2 आप लोगों का रहेगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, जो कि रेशियो था नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब भी हम लोग बल्क की बात करेंगे तो वॉल्यूम आपके दिमाग में आना चाहिए। और थर्ड है आप लोगों का G, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, जो कि हो गया शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके बीच का रिलेशन, या आप लोगों से सिंपल रेशियो भी पूछ सकता है कि इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कि इस मॉडुलस को हम लोग क्या बोलेंगे। क्लियर है। तो ये आपको याद होने चाहिए, आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और नोट है आपके सामने, वह नोट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्शन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम सेक्शन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, यह आपका रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि ये स्ट्रेन का ही रेशियो है, जिसमें आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी। तो पॉइजन्स रेशियो को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि रेशियो होगा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लेटरल स्ट्रेन क्या है। लेटरल स्ट्रेन आप लोगों का रेशियो होता है सर्कुलर बॉडी के लिए या सिलेंडर के लिए, यानी कि ये आपका रेशियो होगा चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। तो लेटरल स्ट्रेन आप लोगों का सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए निकाला जाएगा। क्लियर है। या जिसे आप लोग सर्कुलर बार भी बोल सकते हो। तो पॉइजन्स रेशियो आपका लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो पॉइजन्स रेशियो आपका लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता है लेंथ में इंक्रीमेंट हो खाली,
तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और लेटरल स्ट्रेन आपका चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ नोट्स हैं, उन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज -1 to 1/2, यानी कि -1 से लेके 0.5 तक आपका पॉइजन्स रेशियो लाई करता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये थ्योरेटिकल वैल्यू की बात हो रही है। और प्रैक्टिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 0 से लेके हाफ तक आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी पॉइजन्स रेशियो की। क्लियर है? तो ये वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी को पॉइजन्स रेशियो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि होगा आपका रिलेशन बिटवीन वाई, के, जी एंड सिग्मा। कभी कभी हम लोग सेक्शन मॉडुलस यानी जी को ईटा से भी डिनोट कर देते हैं। तो आप लोग अगर किसी बुक्स को प्रेफर करो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ईटा क्या है। तो ईटा को हम जी से, या जी को हम ईटा से डिनोट कर देते हैं। जी क्या है? सेक्शन मॉडुलस। और सिग्मा आपका पॉइजन्स रेशियो, वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के आपका बल्क मॉडुलस। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है y इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट 1 - 2 सिग्मा, और सेकंड रिलेशन होता है y इक्वल्स टू 2g ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। थर्ड है सिग्मा इक्वल्स टू 3k - 2g अपॉन 2g + 6k। ये रिलेशन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है y ग्रेटर है k से या k ग्रेटर है y से, या y ग्रेटर है या लेस देन है g से। तो इस तरीके से भी ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। और फोर्थ रिलेशन है 9/y इक्वल्स टू 1/k + 3/g। अगर आपको 2 दे रखें तो आप लोग थर्ड वन को निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रिलेशन होते हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और आपसे कभी कभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पूछा जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वह क्या होता है? आपका रिवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है किसका? के 1/k के जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो अभी हमारे इस कॉन्सेप्ट में नहीं कवर हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस के दौरान जरूर कवर होंगे। और 11 क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पर करेंगे, 10 क्वेश्चंस हम कराएंगे। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ अधिक तन्यु है या मोस्ट इलास्टिक है? स्टील, रबर, कॉपर या ग्लास? तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी रबर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है, और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर रखा है वो लोग सभी स्टील को ही चुन रहे हैं। स्टील मोर इलास्टिक कैसे है रबर से? और जब भी हम लोग इन दोनों को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ रबर ही आती है। तो स्टील क्यों है मोस्ट इलास्टिक? क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस यानी कि वाई ग्रेटर है, और जिसका यंग्स मॉडुलस ग्रेटर होता है उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप स्टील की टिन पर फोर्स लगाते हो और एक आप रबर बैंड पर फोर्स लगाते हो, कौन अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को सबसे जल्दी और कंप्लीटली प्राप्त कर लेगा उसे हम मोस्ट इलास्टिक बोलेंगे। तो उसमें स्टील का यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, यानी कि उस पदार्थ का नाम आप लोग बताइए, उसे हम क्या बोलते हैं जिसे स्ट्रेच करने पर लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी को जो लोग चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। डक्टाइल, डक्टाइल यानी नमनीय पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिसे अगर आप लोग खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, डक्टिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। और ब्रिटिल, आप लोग ब्रिटिल को समझने के लिए आप लोग ग्लास यानी कि कांच का एग्जाम्पल ले सकते हो, उस पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिल आपका कास्ट आयरन भी होता है, और डक्टाइल आप लोगों के वायर होते हैं जिन्हें आप लोग स्ट्रेच करो तो वो और लंबे हो जाते हैं। और मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल आप लोगों के सीट्स बनाने में काम आते हैं। मेलिएबल जो मटेरियल होता है उसे हम अगर हैमर से दबाते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, तो उसकी जो एरिया होती है वो एक्सपेंड होती है, तो वो पदार्थ आप लोगों को कहलाते हैं मेलिएबल। और प्लास्टिक और इलास्टोमर तो आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, शेयरिंग स्ट्रेस चेंज ब्लैंक स्पेस ऑफ द बॉडी। तो जिन लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट को किया है उन्हें बड़ी आसानी से पता होगा,
शियरिंग स्ट्रेस चेंज ब्लैंक स्पेस ऑफ द बॉडी, यानी कि अपूर्ण प्रतिबल निकाय में परिवर्तन करता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, और जो लोग ऑप्शन नंबर सी शेप को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। शियरिंग स्ट्रेस से शेप में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, शियरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी जो शियरिंग स्ट्रेन होती है वह किसके द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए एंगल ऑफ शियर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, यानी अपरूपण कोण द्वारा शियरिंग स्ट्रेन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया था शियरिंग स्ट्रेन क्या होती है, ये अगर आपकी कोई बॉडी है और इस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाई जाए तो इस समय इसकी लेंथ एल है और फोर्स लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से ये आपका बेंड हो जाएगा। ये वाली सरफेस फिक्स रहती है, तो इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स ओवर एल, यानी कि एंगल ऑफ शियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द लोएस्ट इलास्टिसिटी, यानी कि इनमें से कौन से पदार्थ की सबसे कम प्रत्यस्तता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द ब्लैंक पॉइंट द स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली फॉर इवन अ स्मॉल चेंज इन द स्ट्रेस, यानी कि किस बिंदु के आगे अगर भार को और बढ़ाया जाए तो जो विकृति है वो तेजी से बढ़ेगी, चाहे आप प्रतिबल को फिर थोड़ा सा ही क्यों ना बढ़ाएं। तो ये वाला पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट में नहीं कवर किया था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी यील्ड पॉइंट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है, यानी पराभव बिंदु के आगे अगर आप लोग स्ट्रेस को बढ़ाते हो तो स्ट्रेन रैपिडली इंक्रीज होता है। आप लोग इसको ग्राफ से समझिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं इसको। ये आपका हो गया इलास्टिक पॉइंट, यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेट लाइन में रहती है या प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है, और इसके बाद आता है आपका यील्ड पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद अगर आप लोग स्ट्रेस में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाओगे तो जो स्ट्रेन होगी वो रैपिडली इंक्रीज होगी, और सी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और इसके आगे जो होता है उसे बोलते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि आप अगर इसके आगे स्ट्रेस बढ़ाओगे तो जो बॉडी होगी वह टूट जाएगी। तो यील्ड पॉइंट तक होता है आपका इलास्टिक जोन, और उसके बाद होता है प्लास्टिक जोन, यानी और यील्ड पॉइंट से फ्रैक्चर पॉइंट तक हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक जोन। तो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर यील्ड पॉइंट के बाद आप स्ट्रेस को बढ़ाते हो तो स्ट्रेन आपकी रैपिडली बढ़ेगी, और उसके बाद भी अगर आप लोग बढ़ाते हो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद अगर आप लोग बढ़ाते हो तो फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट के बढ़ाने के बाद वह ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, यानी कि इनमें से कौन सा टाइप स्ट्रेस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। ये सभी स्ट्रेस के टाइप हैं। टेंसाइल स्ट्रेस आप लोग पढ़ चुके हो, कंप्रेसिव भी पढ़ चुके हो, और बची आपकी हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो ये फ्लूइड्स के लिए होती है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस आप लोगों की होती है अगर कोई बॉडी फ्लूइड में इमर्स है यानी कि डूबी हुई है, तो उस समय जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है पर यूनिट एरिया, उसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी डिले in regaining the original configuration why an elastic body after the removal of deforming force, यानी कि विरूपण बल हटने के बाद एक प्रत्यास्थ निकाय द्वारा वास्तविक सन्रूपण प्राप्त करने में अस्थायी विलंब की घटना है इलास्टिक फटीग, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी या इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट हम उसे बोलते हैं टेम्पररी डिले होना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने में किसी इलास्टिक बॉडी द्वारा, तो उसे हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कॉज नो चेंज इन शेप, यानी कि इनमें से कौन सी स्ट्रेस शेप में परिवर्तन नहीं लाती है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक स्ट्रेस को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होती है, इस स्ट्रेस की वजह से शेप चेंज नहीं होती है, और बाकी कंप्रेसिव और शियरिंग स्ट्रेस की वजह से शेप में चेंज होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज रिलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड, यानी कि इनमें से केवल ठोस के लिए कौन सा अनुरूप है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यहाँ पर करेक्ट होगा। बल्क मॉडुलस आप लोगों का सॉलिड्स के लिए नहीं है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? तो यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सॉलिड्स में पाई जाती है। और शियर स्ट्रेस और शियर मॉडुलस क्या होता है? और शियर मॉडुलस होता है आप लोगों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे कि हमने आपको बताया था, जी को हम शियर मॉडुलस भी बोल सकते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं। तो जी होता है आप लोगों का टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन आपके सॉलिड्स के लिए पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। बल्क मॉडुलस आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बताता है जो कि फ्लूइड्स में पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न बेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न बेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको अगली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। लर्नवे ऑफिशियल ऐप पीडीएफ के लिए और लर्नवे ऑनलाइन टेस्ट ऐप की प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।